सी इंटर एडवांस अकाउंट्स के अंदर अपन अमालगेशन पढ़ रहे थे। इलस्ट्रेशन नंबर 6 कल मैंने कुछ कुछ आपको करने को दिया था, आज करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 पूरा। वाई लिमिटेड अक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ जेड। वाई ने डब्ल्यू ने जेड को अक्वायर किया है ना, तो मैं डब्ल्यू और जेड पढ़ूंगा इसको। डब्ल्यू ने जेड को अक्वायर किया है 31 मार्च को एज अंडर। शेयर कैपिटल लिखा है, रिजर्व एंड सरप्लस लिखा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, करंट लाइबिलिटीज है, ट्रेड पेबल अदर सीएल है, फिर नॉन करंट असेट्स है, इनटैंजिबल असेट है, करंट असेट्स है, इन्वेंट्री, ट्रेडिशनल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इक्विटी कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस में मुझे कैपिटल रिजर्व दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है, डब्ल्यूसीआर दिख रहा है। डब्ल्यूसीआर के ब्रैकेट में लिखा भी है एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी 5000। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे 8000 का रिजर्व है और 5000 की ही एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 6% डिबेंचर है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इंटैंजिबल्स भी है, और ये बैलेंस शीट जो दे रखी है वो जेड की दे रखी है। देखना जो सेलिंग कंपनी है उसकी बैलेंस शीट आपको दे रखी है। इंटैंजिबल में गुडविल और पेटेंट है। डब्ल्यू टेक ओवर ऑल असेट्स एक्सेप्ट कैश एंड लाइबिलिटीज एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड टू पे फॉर द फॉलोइंग अमाउंट। डब्ल्यू ने सारे एसेट लिए, कैश को छोड़ के, लाइबिलिटी सारी ली है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिबेंचर को छोड़ के, और एंड टू पे द फॉलोइंग अमाउंट्स। 2,07% डिबेंचर इन वाई फॉर द एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर्स इन जेड। 2 लाख रुपए के डिबेंचर देंगे जेड को, और उस पर्पस के लिए हर डिबेंचर वाई का जो है वो 105 रुपए के बराबर का माना गया है। ठीक है, तो अभी डिबेंचर है कितने, 2 लाख रुपए की है, और इसको 105 रुपए का माना गया है। किसको 105 का माना गया है? 105 का किसको माना गया है? अरे 105 का किसको माना गया है? किसके डिबेंचर को 105 का माना गया है? ये तो बोलो कम से कम, किसके डिबेंचर को? वाई। वाई मतलब परचेजिंग की सेलिंग? वाई मतलब परचेजिंग की सेलिंग? परचेजिंग, बढ़िया, ठीक है, परचेजिंग वाले को। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखा है फॉर ईच पी एस इन जेड 10 इन कैश 19% पी एस ऑफ 100 ईच। ठीक है, ये दे देंगे प्रेफरेंस शेयर के बदले, हर प्रेफरेंस शेयर के बदले 10 रुपए कैश में और एक 100 रुपए का नया पीएस देंगे हमारा। फॉर ईच इक्विटी शेयर इन जेड 20 इन कैश एंड 1 इक्विटी शेयर इन वाई हैविंग द मार्केट वैल्यू ऑफ 140। ठीक है, हर शेयर के बदले 20 रुपए, हर इक्विटी शेयर के बदले 20 रुपए कैश में देंगे, और एक हमारा शेयर देंगे जिसका मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू तो 100 है, मार्केट वैल्यू 140 है। एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन इन जेड आर टू बी रीइंबर्स्ड बाय वाई। जो भी खर्चा होगा लिक्विडेशन का जेड का, वो रीइंबर्स कौन करेगा? वाई करेगा। वाई मतलब परचेजिंग करेगा अप टू 10,000। 10,000 का खर्चा परचेजिंग कंपनी बेयर करेगी, और उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है वो फिर किसको बेयर करना पड़ेगा? सेलिंग कंपनी को, बाई को ही बेयर करना पड़ेगा। जो एक्चुअल खर्चा 12,500 है, तो 10,000 तो परचेजिंग कंपनी बेयर कर लेगी, डब्ल्यू बेयर कर लेगा, और बाकी बचे हुए 2,500 सेलिंग के रहेंगे। वाई लिमिटेड वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग इतना, प्लांट मशीनरी इतना, और पेटेंट साइड इतना फॉर द पर्पस ऑफ अमालगमेशन। करने को कुछ नहीं बोला, तो अपन पीसी निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो कि पीसी कितना आएगा। तो कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन कर लेते हैं सबसे पहले। तो परचेज कंसिडरेशन में मुझे बताओ पेमेंट टू हुम आएगा, मतलब क्या मैं कैलकुलेशन ऑफ पीसी करूंगा तो उसमें इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, क्या क्या आएगा? इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर आएगा। अच्छा, पीसी का डिस्चार्ज दे रखा है भाई, कितना कितना इक्विटी को और कितना पीएस को हमने दिया है वो आपको दे रखा है, तो नेचुरल सी बात है वही अमाउंट पीसी बन जाएगा। अगर कितना इक्विटी कितना पीएस नहीं दे रखा होता तो मुझे एसेट लायबिलिटी के नेट करके पीसी का वैल्यू निकालना पड़ता कि भाई इतने पे लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू करा, इसको इतने वैल्यू करा, इसको इतने वैल्यू करा, तो ये टोटल इतना, इसमें से लायबिलिटी इतनी माइनस करी, तो ये नेट असेट इतने के लेकर गया, तो वो मेरा पीसी का पार्ट बनता। अगर मुझे डिस्चार्ज ऑफ पीसी नहीं दे रखा, डिस्चार्ज ऑफ पीसी का मतलब पेमेंट ऑफ पीसी दिया हुआ अगर नहीं होता। मेरी ये बात समझ में आती है क्या? पर इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन ने आपको दे रखा है डिस्चार्ज ऑफ पीसी कैसे करना है। तो डिस्चार्ज ऑफ पीसी दिया हुआ है तो पीसी का कैलकुलेशन करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास है कि पेमेंट पीसी का कैसे कैसे करना है। पेमेंट करना है पीसी को इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, साथ साथ कुछ कुछ कैश भी। अच्छा, मर्जर है कि परचेज है? सिंपल है, परचेज ही है, सिंपल सी बात है ये तो। ठीक है, सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या क्या देना है? तो पीएस होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक तो कैश देंगे और एक नया पीएस देंगे, और एक नया पीएस देंगे। हर शेयर के बदले कितने रुपए कैश दे रहे हैं? हर शेयर के बदले कितने रुपए कैश दे रहे हैं? 10 रुपए कैश। प्रेफरेंस शेयर है कितने? प्रेफरेंस शेयर है कितने?
4 लाख रुपए के हैं और 100 रुपए का ईच है, तो 4000 प्रेफरेंस शेयर है, तो 4000 प्रेफरेंस शेयर हैं, तो कैश कितना हो जाएगा? 4000 इंटू 10, 40,000। वेरी गुड। और नया प्रेफरेंस शेयर देंगे, नया प्रेफरेंस शेयर कैसे देंगे, कितने का देंगे? हमारा अभी तो 6% था इनके पास में, अभी कितना दे रहे हैं? 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 तो 9% का ही पीएस दे रहे हैं, तो 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4000 इंटू 100, 4 लाख। ठीक है, अब इक्विटी शेयर होल्डर को क्या क्या दे रहे हैं वो देख लेते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर को क्या क्या मिलेगा? एक तो कैश मिलेगा 20 इन कैश, 20 रुपए इन कैश। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 8000। 8 लाख डिवाइड बाय 100, 8000 इक्विटी शेयर है, तो 8000 इंटू कितना? 20, कितना हो गया? 1,60,000 का तो कैश दे दिया, साथ साथ इक्विटी शेयर देंगे, और हर शेयर जो है कितना इक्विटी शेयर कैपिटल देना है? हर शेयर के बदले, हर शेयर के बदले एक शेयर, और हमारा शेयर का मार्केट वैल्यू हमने कितना पकड़ा है? 140, तो 8,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 एट 140 ईच, तो 8,000 इंटू 140 कितना होता है? 11,20,000। टोटल बताना कितना हो रहा है? जल्दी से बता दो। 70 कितना? 17,20,000 का टोटल पीसी है। ये समझ में आता है क्या सब लोगों को? पक्का? अभी क्वेश्चन में तो अपन कुछ नहीं बोला और क्या क्या करना है, तो बोलो क्या क्या करें? दोनों बना दे, परचेजिंग की बुक्स भी बनाते हैं और सेलिंग की बुक्स भी बनाते हैं, या सिर्फ सेलिंग की बनाऊं? बोलो। दोनों की बना दें, ठीक है, तो दोनों की अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स दोनों की प्रिपेयर करते हैं। तो नहीं नहीं सर, पेपर में दिया होगा सर पेपर में दिया होगा सर, डोंट वरी। ये तो सिखा रहा है ना अभी, एसएम स्टडी मटेरियल है, ये सिखा रहा है कि तुम्हें क्या क्या आना चाहिए, तुम्हें क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, दिया होगा, डोंट वरी एग्जाम में। ठीक है क्या? चलिए करते हैं आगे। तो मैं बना रहा हूं फिर पहले परचेजिंग की बुक्स। परचेजिंग कौन है? इन द बुक्स ऑफ, कौन है परचेजिंग? वाई लिमिटेड परचेजिंग है, तो इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड। क्योंकि परचेज है तो सारे असेट्स और सारे लाइबिलिटीज जितने में उसने अग्री करे हैं उस पे लेके जाएगा। तो इसने लिखा है, कहाँ लिखा था? वाई वॉज टू टेक ओवर ऑल असेट्स एक्सेप्ट कैश एंड लाइबिलिटी, तो कैश को छोड़कर लेके और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को लेके बाकी सारे असेट सारे लाइबिलिटीज लेके जाएगा। ये बात समझ में आती है क्या? अरे समझ में आती है क्या बात? ठीक है, तो लाइन से मेरे को एसेट के नाम चाहिए होंगे। अच्छा, जब मैं एसेट लेके जाऊंगा, जब मैं ये एसेट लेके जाएगा, तो एसेट किस पे लेके जाएगा? जितना बुक वैल्यू है वो लेके जाएगा, या जो अग्रीड वैल्यू है वो लेके जाएगा? अग्रीड वैल्यू पे लेके जाएगा। ये बात समझ में आती है क्या सब लोगों को? 100%? अरे 100%। ठीक है, तो मुझे बताओ, नाम बोल दो सारे एसेट के, बोल दोगे नाम? बोलो। यार का तरीका है क्या? मतलब बोल भी नहीं रहे हो, बोल भी देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग चालू करना सर, इंडिविजुअल नाम आएंगे सारे। लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग को नीचे लिखा है कितने पे वैल्यू करा इसने? 550 पे। तो जो अग्रीड वैल्यू है वो लिखना, यहाँ पे जो वैल्यू है उससे मतलब नहीं, नीचे अगर अलग से कोई वैल्यू दे रखी तो वो बोलना मेरे को। ठीक है, तो बोलो लैंड एंड बिल्डिंग कितना लिखूं?
5,50,000। फिर नेक्स्ट कौन सा था? प्लांट एंड मशीनरी। कितना है प्लांट एंड मशीनरी? 6,50,000। ओके, प्लांट एंड मशीनरी के बाद पेटेंट्स। कितने हैं पेटेंट्स? 20,000। ओके, पेटेंट्स के बाद, पेटेंट्स के बाद गुडविल। कितने की है गुडविल? गुडविल अभी नहीं लिख रहा, एक सेकेंड, गुडविल अभी नहीं लिख रहा। क्यों नहीं लिखूंगा? बिल्कुल, परचेजिंग है तो डिफरेंस जो है वो किस में एडजस्ट होता है? गुडविल या कैपिटल रिजर्व। अगर हैड इट बीन मर्जर तो एडजस्टमेंट वुड हैव बीन इन वेरी गुड फ्री रिजर्व्स। वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं गुडविल नहीं लिख रहा है ना, गुडविल नहीं लिख रहा। पेटेंट के बाद क्या है? इन्वेंट्री। कितना कितना कितना? ओके, 150। इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल। ओके, कितना? 150। 180। ओके, ट्रेड रिसीवेबल 180। फिर नहीं लेके जा रहा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो लेके नहीं जा रहा। क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली लिखा है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि वो लेकर नहीं गया है। तो जिस वैल्यू पे लेकर गया हमने वो लिख दिया, जो लेके नहीं गया वो हम लेके नहीं जा रहे। अब लाइबिलिटी बोलो, लाइबिलिटी में क्या क्या लेके जा रहा है? एक वर्कमैन कंपनसेशन दे रखा था अगर आपको ध्यान हो तो, और बचपन में तुमने पार्टनरशिप पढ़ा है, बचपन में तुमने पार्टनरशिप भी पढ़ा है। तो ये और ये तो तीन तो क्या हो गए? 8,000 का टोटल है। 5,000 की लाइबिलिटी राइज होनी है तो 3,000 तो फ्री रिजर्व हो गया। तो परचेज है तो फ्री रिजर्व बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर को बिलोंग करता है। फ्री रिजर्व बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये बात समझ में आती है सबको? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। ऐसा मैंने ब... ऐसा मैंने बताया था रियलाइजेशन अकाउंट के लिए जो आप कह रहे हो रोहित। रियलाइजेशन अकाउंट पे फर्क नहीं पड़ता, वो बुक वैल्यू पे बनता है। मैं रियलाइजेशन अकाउंट बना रहा हूं क्या? जब मैं सेलिंग कंपनी की बुक्स बनाऊंगा तो जो तू कह रहा है वो बात मान जाऊंगा। नाउ तो यहां पे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन खाली कितना आएगा? 5,000। बढ़िया। फिर जो अग्री किया है वो, जो अग्री किया है वो। फिर 5,000 प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन के बाद नेक्स्ट क्या है? लाइबिलिटी बोलो मेरे को। कौन सा कितना परसेंट डिबेंचर है? 6% डिबेंचर। ये मेरे को उसी की कंपनी के बता रहे हो ना आप? कितना है डिबेंचर? डिबेंचर के बारे में कुछ लिखा भी था डिबेंचर। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, मैं डिबेंचर कितने में लेकर गया वो लिखना है। डिबेंचर 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 ये रहा। लिखा है 2,07% डिबेंचर इन वाई फॉर द एग्जिस्टिंग डिबेंचर इन जेड फॉर द पर्पस ऑफ ईच डिबेंचर इन वाई इज टू बी ट्रीटेड एट वर्थ ₹105। क्या मतलब हुआ इसका? सेलिंग कम, हम कौन है? परचेजिंग। परचेजिंग के वाई। वाई ने 2 लाख रुपए के डिबेंचर थे जो वाई के दिए हैं हमने एग्जिस्टिंग डिवेंचर ऑफ जेड फॉर द पर्पस ईच डिवेंचर ऑफ वाई। वाई मतलब हमारा, हमारा हर डिवेंचर हमने 105 में दिया है। मतलब 2 लाख रुपीस का जो डिवेंचर है उसका 105% हमने पेमेंट किया है। ये समझ में आती है क्या बात? हमने हमारे डिवेंचर का वैल्यूएशन 105% पे किया है। ये बात समझ में आती है क्या? 100% पक्का है? मतलब प्रीमियम पर पेमेंट किया है, मतलब 2 लाख के बदले हम 2,10,000 रुपए के डिवेंचर दे रहे हैं। ये समझ में आ रही है क्या बात? तो 6% डिवेंचर इन जी लिमिटेड, 2,10,000 में वो लाइबिलिटी हम लेके जा रहे हैं। 2,10,000 कैसे आया? 2,10,000 कैसे आया? ठीक है ना, मैं यही लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। वैसे यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, गंदी बात है, पर मैंने लिख दिया। फिर और क्या है? और कौन सी लाइबिलिटी है? ट्रेड पेबल। कितने के ट्रेड पेबल है? कितने? 21, 120। ओके, और
और बस, और कोई लाइबिलिटी नहीं। तो मैंने आपको बोला था बुक वगैरह जो है वो बिजनेस परचेज का अकाउंट और खुलती है, तो आप चाहो तो बिजनेस परचेज का अकाउंट एक और खोल लूँ। मतलब ये एंट्री मुझे करनी पड़ती है बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ जेड, मैं वो एंट्री नहीं करता, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ टू लिक्विडेटर ऑफ जेड लिमिटेड। कितना पीसी का पेमेंट 1720,000, ये जो पीसी का पेमेंट था। बैलेंस करो एंट्री, देखो डेबिट में कम पड़ रहा है, क्रेडिट में कम पड़ रहा है। जल्दी से देखो, जल्दी से, डेबिट में कम पड़ रहा है कि क्रेडिट में कम पड़ रहा है? कितना डेबिट में? 5,05,000 डेबिट में कम पड़ रहा है। क्या बोलेंगे इसको? गुडविल। ठीक है, बढ़िया। इस डिवेंचर होल्डर्स का पेमेंट कर देते हैं 6% डिवेंचर इन जी लिमिटेड विच इज 210,000,002। हमारे डिवेंचर दे रहे हैं, हमारे डिवेंचर कितने का है? हमारा डिवेंचर कितने का है? 7%। 7% डिवेंचर 2 लाख रुपए, और 10,000 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम, 5 रुपए वाला जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा 10,000। ये हमने वैल्यूएशन उसका इतने पे किया था और उसको हमने डिस्चार्ज कर दिया, ये ठीक है। लिक्विडेटर को पेमेंट कर देते हैं। तो लिक्विडेटर ऑफ जेड लिमिटेड 17,20,000 टू कैश। भाई कैश का टोटल बताना कितना हो रहा है? 40 और 160 कितना हो गया? 2 लाख। फिर इक्विटी दे रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे हैं इसको? 11,20,000। और उसको प्रेफरेंस शेयर दे रहा हूं मैं 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रहा हूं, कितने का? 4 लाख रुपए का। कोई समस्या है क्या? एंट्री मैच हो ही रही है, 11 तो 13, 13 14 17 17 20 में एंट्री मैच हो ही रही है। कोई प्रॉब्लम क्या? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब वो देखो, वो पढ़ लो, जो बहुत रेयरली हमारे को क्वेश्चन में मिलता है। पॉइंट नंबर 4, एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन इन जेड आर टू बी रीइंबर्स्ड बाय वाई टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000। हम मतलब परचेजिंग को कितना बेयर करना है? 10,000 रुपए का। ये समझ में आती है क्या बात? परचेजिंग को 10,000 का बेयर करना है, ये बात समझ में आती है ना? परचेजिंग को 10,000 का बेयर करना है तो पैसा जा रहा है, टू कैश होगा 10,000 रुपए, ये भी ठीक है। ठीक है, टू कैश 10,000 रुपए होगा, ये ठीक है। अब डेबिट में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं परचेज की, तो एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश। हैड इट बीन, अगर यहाँ पे कैपिटल रिजर्व ओपन हुआ होता तो एंट्री वुड हैव बीन कैपिटल रिजर्व टू कैश। बात समझ में आती है क्या? मैंने जो बोला वो समझ में आया क्या? ठीक है, जो भी परचेजिंग कंपनी पेमेंट करेगी लिक्विडेशन का सेलिंग कंपनी के लिए, सेलिंग कंपनी के लिए पेमेंट करा, मतलब कहना है इसे 10,000 रुपए का असेट कम लेकर गया है। ऐसा समझ में आई ना मैं जो बोला? भाई 10,000 रुपए अगर मैं पे कर रहा हूं, मतलब 10,000 रुपए का असेट का वैल्यूएशन कम हो गया। 10,000 रुपए का अगर असेट का वैल्यूएशन यहां से कम करूंगा तो दिस फिगर विल इंक्रीज। तो जो एंट्री बनाऊंगा, देखो यहां एंट्री कर रहा हूं मैं, तो एंट्री जो बनाऊंगा एक लास्ट, वो एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000, जो लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस पे करे हैं हमने, जो लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस परचेजिंग कंपनी ने बेयर करे हैं। अगर यहां इस एंट्री में कैपिटल रिजर्व खुला होता, अगर इस एंट्री में यहां कैपिटल रिजर्व खुला होता तो ये कम हो रहा था, तो अगेन कैपिटल रिजर्व का अमाउंट जो होता वो कम होता, तो यहां एंट्री बनती कैपिटल रिजर्व टू बैंक की। ठीक है क्या? मेरी बात समझ में आई क्या? सब लोगों को पक्का? 100%? सब लोग 100%? ठीक है, बैलेंस शीट बना दूं। अब बैलेंस शीट तो आसान है बनाना, क्योंकि जेड का तो कुछ है ही नहीं खुद का, सॉरी वाई का खुद का तो कुछ है ही नहीं, तो हमारे को नहीं रखा, तो खाली जेड की बैलेंस शीट बनानी है, तो जो एंट्री में बनाए वही बैलेंस शीट में बन जाएगा। लो 2 मिनट लगेंगे, बना देते हैं। तो बैलेंस शीट ऑफ, क्योंकि मेरे पास
है नहीं खुद की बैलेंस शीट, तो यहाँ लिख देता हूँ आफ्टर परचेस। तो परचेस के बाद हमारी खुद की बैलेंस शीट क्या कह रही है वो बना देते हैं फटाफट से। बहुत आसान है बनाना, क्योंकि जो नोट एंट्री में लिखा है वही आना है खाली, और कुछ नहीं करना। लाइबिलिटी साइड को अपन बोलते हैं इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। उस पे सबसे पहला पहला आएगा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहले पहले शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल ऐड करो 15-20। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस कुछ है क्या? बस सिक्योरिटी प्रीमियम ही, और कुछ है ही नहीं। तो 10,000। इसके बाद नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में सबसे पहले क्या आएंगे? सॉरी नॉन करंट लायबिलिटी, सॉरी नॉन करंट लायबिलिटी, मैंने गलत लिखा है। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आएगा? सॉरी, कुछ आएगा क्या? 7% डिवेंचर। डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग सही है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कितना लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ जाएगा? 2 लाख रुपए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बाद अब कोई और तो है ही नहीं, क्या जाएगा नेक्स्ट? वेरी गुड, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में आइडेंटिफाई करो कौन कौन सी करंट लायबिलिटी है आपके पास। एक प्रोविजन है, एक ट्रेड पेबल है। तो पहले ट्रेड पेबल लिख लेता हूं। ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल कितना है? 1,20,000। देन यू हैव प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन लिख दो उसको। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आ जाएगा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 5,000। और कोई लाइबिलिटी है क्या? और कोई लाइबिलिटी है क्या? नहीं है, तो फिर असेट्स खोल लो। अब असेट्स में सबसे पहले आ जाएगा क्या? नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट में, नॉन करंट असेट में सबसे पहला पहला क्या आएगा? क्या? डायरेक्ट लिख दूं क्या पीपी? डायरेक्ट लिख दूं क्या पीपी? कितना है ये दोनों? अबे 10 के से ज्यादा दिख रहे हैं। 6, 5, 11, 12 लाख है। 12 लाख है। फिर इनटैंजेबल। इनटैंजेबल असेट कितने के? 505, 505, 000 प्लस 10,000, प्लस 10,000 प्लस 20,000 के पेटेंट भी, तो 5, 15, 5, 35, 535। वो गुडविल 10,000 की डेबिट है, वो भी ध्यान रखना। ओके, देन वी हैव करंट असेट्स। करंट असेट्स में वी हैव इन्वेंट्री। ओके, तो इन्वेंट्री कितना हो जाएगा? 150। हाँ सर, और कुछ है ही नहीं। ट्रेड रिसीवेबल्स है हमारे पास में कितने का? ट्रेड रिसीवेबल है 180। ट्रेड रिसीवेबल के बाद बस अभी गड़बड़ हो गई भैया, जीवन में बहुत समस्या हो गई, क्योंकि खुद का हमारे को कुछ दे नहीं रखा था। क्योंकि खुद का हमारे को कुछ दे नहीं रखा था, और ये हमने पेमेंट किया है, और ये हमने पेमेंट किया, और हमारे पास कुछ था नहीं, हम गरीब लोग थे। तो 2,10 का नेगेटिव हो जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। ये समझ में आई क्या मेरी बात? भाई पैसे है ही नहीं,
खुद के पास तो कुछ दे नहीं रखा और पेमेंट किया है। पेमेंट किया मतलब बैंक से उधार लेके किया होगा, ऑप्शन नहीं है जीवन के अंदर। अरे द थिंग इज कि खुद की बैलेंस शीट नहीं दे रखी भाई, इस क्वेश्चन में खुद की बैलेंस शीट मेरे को दे नहीं रखी। तो ये जो पेमेंट किया होगा वो बैंक से उधार लेके किया होगा, तो एक बैंक ओवरड्राफ्ट और आ जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट को मैं शॉर्ट टर्म अदर करंट किस में डालूं? बैंक ओडी इज अ पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म, किसमें सर? बैंक ओडी प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का एक अलग कॉलम खोल सकता हूं, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का एक अलग खोल सकता हूँ, प्रोविजन में नहीं आता, ये ध्यान रखना। अदर कर सीएल में भी ट्रांसफर क्लासीफाई कर सकता था। कितना आ जाएगा? 210, 2 लाख वो, 10,000 वो, तो 2,10,000। अब देखो जरा बैलेंस शीट मैच कर रही है क्या? देखो बैलेंस शीट मैच हो रही है क्या? नहीं हो रही? कितने पे? हाँ तो होनी तो चाहिए सर। वापस बोलो। 20,65,000, 20,60,000, 65,000 के ऊपर बैलेंस शीट मैच हो रही है। शॉर्ट टर्म बोरिंग बैंक ओवरड्राफ्ट इसलिए आया क्योंकि हमारे पास खुद का कुछ असेट नहीं था, इसकी वजह से। ठीक है क्या? सर लिखना पड़ेगा सर टोटल का अमाउंट। हे प्रभु सर, बैलेंस शीट टोटल नंबर मैटर करता है सर जीवन के अंदर, ठीक है? तो टोटल का अमाउंट लिखना, लिखना है सर, लिखना है, लिखना है सर, लिखना है, बिल्कुल लिखना है सर, बिल्कुल लिखना है। ठीक है, वो तो अपन अभी करते टाइम भले कई बार लिखते नहीं है, पर आपको तो लिखना है, एग्जाम में तो लिखना ही होता है। ठीक है, ये हुआ परचेजिंग के हिसाब से। अब बनाएंगे सेलिंग की बुक्स। सेलिंग की बुक्स में अकाउंट खोलेंगे अपन सारे। करो जल्दी से कंप्लीट इसको, फिर सेलिंग की बुक्स बनाते हैं। जल्दी से कंप्लीट करो इसको, फिर सेलिंग की बुक्स बनाते हैं। भाई ये यहाँ पर मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा था, तो एक्चुअल में 8,000 शेयर, हर शेयर 100 का है, तो 8,000 इंटू 100, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा? 8 लाख। और बाकी बचा हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगा 8,000 इंटू 40, विच इज 320। ठीक है, क्योंकि हमारा इक्विटी शेयर तो 100 रुपए का ही है। तो यहाँ कलेक्शन वापस कर लो, इक्विटी शेयर कैपिटल 8 का, पीएस 4 का, तो ये हो गया 12 लाख। और सिक्योरिटी प्रीमियम में 320 ऐड और कर लो तो 330 का सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा। तो ये इस तरह का हो जाएगा। टोटल ऑफ बैलेंस शीट पे फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल ऑफ बैलेंस शीट पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अरे ये हो गया बैलेंस में, वो बनाए कंपनी, अपन दूसरी कंपनी की बुक्स बनाए। ठीक है, तो हाँ जी बोलो। ठीक है, नाउ मैं बना रहा हूं सेलिंग कंपनी की बुक्स। मैं बना रहा हूं सेलिंग कंपनी की बुक्स। सेलिंग कंपनी कौन है? जेड। क्या मिटाऊं? चलिए ये मिटा देते हैं, ये मिटा रहा हूं, है ना। सेलिंग कंपनी के बुक्स में अकाउंट्स कौन कौन से खुलेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट खुलेगा, ओके। इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अकाउंट, परचेजिंग कंपनी का अकाउंट, ठीक है। तो 6 अकाउंट खोलते हैं अपन बेसिकली, अगर पीएसपी है तो 6 अकाउंट खोल लेते हैं अपन। ऐसे ही होता है भाई, ऐसे ही होता है ना। अरे ओके, अभी ध्यान रखना क्योंकि परचेजिंग है, तो इन द बुक्स ऑफ, अंकल का नाम क्या है? नहीं, जी, जी था ना। हाँ तो जी तो लिखा है, जी इन द बुक्स ऑफ जी लिमिटेड।
अकाउंट खोल रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले तो ये याद दिला के बता दो कि रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनता है। असेट एंड लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में रखी है उनको जीरो करने के लिए, असेट एंड लायबिलिटी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रखी है उनको जीरो करने के लिए बनता है। ये बात समझ में आती है क्या सबको? ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो सारे एसेट सारे लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है, तो अभी एक बार को तो बैलेंस शीट देख लेते हैं। सारे एसेट सारे लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है, तो सबसे पहले सारे सन्ड्री एसेट्स, तो टू सन्ड्री एसेट्स नाम से सारे आ जाएंगे। टू, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा चल रहा है? 6 चल रहा है ना, ये 6 है ना? ठीक है, टू सन्ड्री एसेट, नाम बोलो सारे एसेट के। पीपीई, इंटेंजिबल, डायरेक्ट लिख दूं क्या? ये सारे इंडिविजुअल लिखूं? इंडिविजुअल लिख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं ना, डायरेक्ट लिख दूं? वैसे एग्जाम में सारे लिखने हैं, नाम लिखने पड़ेंगे इंडिविजुअल, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इंडिविजुअल नाम लिखने पड़ेंगे। लिख देता हूँ यार, वो कंफ्यूजन होगा नहीं तो। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। अब ये बताओ लैंड एंड बिल्डिंग की ये वैल्यू आएगी यहां पर या फिर ये वैल्यू आएगी यहां? जो बैलेंस शीट में दे रखी है वो आएगी। सब लोग ठीक है? लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख। ऐसा करते ही इन दोनों की वैल्यू जीरो हो गई। इनटैंजिबल में गुडविल पेटेंट है, गुडविल पेटेंट आएगा ना? वैल्यू जीरो करनी है, वैल्यू जीरो करनी है। गुडविल कितना है? 240। पेटेंट 50,000 के पेटेंट है। फिर सारे करंट असेट्स के नाम बोल दो। करंट असेट में हमारे पास में करंट असेट इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल। इन्वेंट्री कितने का है? 150 का। और ट्रेड रिसीवेबल कितने का है? 180 का। अब एक बात सुनो, एक बात सुनो, परचेज हो रहा है और नंबर 2 कहानी ये है कि कुछ असेट लाइबिलिटी का पेमेंट हमें भी करना है। जो भाई लाइबिलिटी परचेजिंग कंपनी अगर लेकर नहीं जाएगी तो उसका पेमेंट तो हमें ही करना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है? अगर कोई लाइबिलिटी परचेजिंग कंपनी नहीं लेके जाएगी तो उसका पेमेंट हमारे को करना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है? हमें मतलब सेलिंग कंपनी को। ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे क्रेडिटर थे, परचेजिंग वाला हम क्रेडिटर लेके नहीं जाएंगे तो सेलिंग ने बोला मत लेके जाओ, हमारे क्या करना। ऐसा तो नहीं होने वाला ना। तो भाई अगर परचेजिंग लेके नहीं जाएगा तो पेमेंट सेलिंग को करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का एक अकाउंट अलग खोल रहा हूं। इसके लिए मैं एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का अकाउंट अलग से खोल रहा हूं। तो जो ओपनिंग बैलेंस है ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, वो मैं इस अकाउंट में ही ट्रांसफर कर रहा हूं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कि अगर कोई असेट हमने बेचना पड़ा तो हम यहाँ बेच के पैसा ले लेंगे, और अगर कोई लाइबिलिटी का पेमेंट हमारे को करना पड़ा तो हम लाइबिलिटी का पेमेंट भी यहाँ से कर देंगे। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग है 70,000 रुपए। ये ठीक है? अरे ये ठीक है ना? फिर लाइबिलिटीज के अंदर जो जो है आपको अकाउंट खोलने पड़ेंगे, तो मैं सारे अकाउंट खोल दूं, आप मेरे को बता दोगे अकाउंट किसके से खोलूं? ईएसएच का, और किसका? पीएसएच का भी अकाउंट खोल देते हैं। और इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ वाई लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर ऑफ वाई लिमिटेड, और किसका? एक वाई लिमिटेड का अकाउंट भी। ओके, सो मुझे बता दो इक्विटी शेयर होल्डर का अमाउंट कितना है, वो सारे अमाउंट बता दो मेरे को एक बार। बाय ईएस कैपिटल कितना है? इक्विटी शेयर कैपिटल बता दो ना यार, फिर निकालना पड़ेगा क्वेश्चन यार। यार अच्छी बात नहीं कर रहे तुम जीवन में। 8 लाख 4 लाख, 8 लाख 4 लाख, ठीक है। तो 8 लाख का तो इक्विटी शेयर आ गया, प्रेफरेंस शेयर में बाय पीएस कैपिटल आ गया 4 लाख का। अच्छा, क्योंकि परचेज है तो फ्री रिजर्व किसको बिलोंग करते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर को। तो कैपिटल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट और डब्ल्यूसीआरबी, ये तीनों आएंगे क्या? अरे तीनों आ जाएंगे क्या? तो
बाय कैपिटल रिजर्व कितना है 1 लाख। क्वेश्चन पे आता हूँ, मुझे बता देना है ना। बाय कैपिटल रिजर्व मैंने लिख दिया। बाय पीएनएल कितना है 50,000 का। और क्या है WCR कितना बचेगा WCR 3,000 का WCR बच गया। ठीक है, फिर वापस एक क्वेश्चन देखना पड़ेगा क्या। लाइबिलिटी के अंदर ये दोनों हो गए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग ट्रेड पेबल अदर सीएल, ठीक है। तो ये अमाउंट मुझे वापस आप बता देना, अमाउंट मुझे वापस से आप बता देना कि क्या क्या अमाउंट में आएगा। तो बताओ भाई सन्ड्री लाइबिलिटीज में क्या क्या है। बाय सन्ड्री लाइबिलिटी डिबेंचर है, कितने डिबेंचर थे 2 लाख रुपीस के डिबेंचर थे। फिर प्रोविजन फॉर WC कितना 5, कितना ट्रेड पेबल ओके कितने 120 ऐसा। और बस, तो ये हो गया 325। और ये कितना हो रहा है 6 4 10 12 90 16 लाख 30 अच्छा 20 ओके 16,20,000 ये ठीक है पक्का। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का अमाउंट अपन ने यहाँ पर ऊपर लिख ही दिया था। नाउ बाय वाई लिमिटेड पीसी कितना आ रहा है 17,20,000 ऐसा, ठीक है क्या। ओके, यहां तक जो करा है उसमें कहीं कोई समस्या है क्या। पक्का नहीं। अब जो परचेसिंग कंपनी है, परचेसिंग कंपनी मतलब वाई जो है वो हमारे को पेमेंट करके गई। तो हमारे को जब उसने पेमेंट किया तो कितना पेमेंट किया, अलग अलग फॉर्म में डिस्चार्ज करा है पीसी को। तो वाई 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 लिमिट की यहाँ की पोस्टिंग आ जाएगी टू रियलाइजेशन, कितना आएगा 17,20,000। अब जो पीसी का डिस्चार्ज था ना मुझे वो बोल दो, पीसी का जो डिस्चार्ज था मुझे वो बोल दो। 1720 को कैसे पेमेंट किया था, इक्विटी शेयर कैपिटल के फॉर्म में किया था बाय इन्वेस्टमेंट इन equity share of Y Limited by investment in preference share of Y Limited। इक्विटी शेयर कितना है और प्रेफरेंस शेयर कितना है, पीसी का अमाउंट देख लेना। बस वो ध्यान रखना इक्विटी को बाइफरकेट करके आपको देखना रहेगा ना, वो मुझे बता देना कितना कितना पेमेंट कर रहे हैं बताओ। मेरे पास नहीं है वो। हाँ हाँ इक्विटी 11-20 ओके। प्रेफरेंस शेयर कितना 4 लाख ओके। मैच हो गया 11 4 16 ही हुआ। और कैश भी तो है, कैश कितना कितना 2 लाख रुपीस कैश है। ये ठीक है क्या, इसकी पोस्टिंग आ जाएगी यहाँ पर टू वाई लिमिटेड, टू वाई लिमिटेड 11-20 और 4 लाख, इन दोनों की पोस्टिंग आ गई। ये समझ में आता है क्या बात। और वो 2 लाख रुपए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएंगे टू वाई लिमिटेड 2 लाख। कोई प्रॉब्लम क्या 100% सब लोग 100% सब लोग। नाउ इक्विटी शेयर होल्डर को हम जो जो दे रहे हैं वो सब लिखना पड़ेगा। इक्विटी शेयर होल्डर को हम जो जो दे रहे हैं वो सब दे लिखना पड़ेगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर को क्या क्या दे रहे हैं, टू इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ वाई। कितने के इक्विटी शेयर दे रहे हैं वाई में हम, वाई में हम उसको कितने के इक्विटी शेयर दे रहे हैं 11-20। उसको कैश दे रहे हैं, कितना कैश दे रहे हैं 1,60,000 हम उसको कैश दे रहे हैं इक्विटी के अंदर से। ओके, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम क्या दे रहे हैं 4 लाख के तो शेयर दे रहे हैं और
कैश दे रहे हैं कितना, ठीक है। नाउ इसकी दोनों की पोस्टिंग करके इन अकाउंट को तो मैं क्लोज कर दूं बाय ESH 1120 अकाउंट क्लोज बाय PSH 4 लाख अकाउंट क्लोज। ठीक है, ये दो अकाउंट तो क्लोज हो गए, ये अकाउंट भी अपने आप में क्लोज हो गया। इसकी क्रॉस पोस्टिंग आ जाएगी बाय PSH 40। अभी इसको नहीं लिख रहा, अभी इसकी पोस्टिंग नहीं लिख रहा, अभी समझ में आ जाएगा क्यों नहीं लिख रहा आपको। नाउ क्या बचा ये बता दो मेरे को। मुझे खुद को कुछ पेमेंट करना था क्या, एक वो मुझे 2500 का पेमेंट खुद को करना है, वो जो लिक्विडेशन वाले एक्सपेंसेस थे, है ना। तो हाँ हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक 2500 रुपए का मुझे पेमेंट करना है, ये बात समझ में आती है क्या। अच्छा वो जो खर्चा है वो रियलाइजेशन का ही खर्चा है, एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन तो है 2500 जो मुझे पे करना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एक्सपेंसेस 2500 और कैश अकाउंट में यहां पोस्टिंग आ जाएगी बाय रियलाइजेशन 2500। ये ठीक है सब लोग, पक्का। PSH को बैलेंसिंग कर देते हैं, यहां आ जाएगा बाय रियलाइजेशन 40,000, लॉस है वो तो 2 PSH आ जाएगा एक 40,000 रुपए का। ये भी ठीक है क्या। और कुछ अभी दो अकाउंट बाकी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ESH और एक रियलाइजेशन। रियलाइजेशन को क्लोज करो, रियलाइजेशन को क्लोज करो, देखो कितना आ रहा है। बिल्कुल डाल सकते हैं सर, यहाँ पर ये अमाउंट ESH में डायरेक्ट डाल सकते थे, कोई इशू नहीं है। तो कितना प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट प्रॉफिट डेबिट प्रॉफिट आया 382,500 का प्रॉफिट है। कहाँ जाएगा ESH को, प्रॉफिट बाय रियलाइजेशन 382,500। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट भी क्लोज। अब मुझे बताओ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर कौन सी लायबिलिटी का पेमेंट हमारे को करना बाकी है, हमारे को किसका पेमेंट करना बाकी था। हमें कोई लायबिलिटी का पेमेंट करना है क्या। इंटरेस्ट को पेमेंट करना है, हमें इंटरेस्ट को पेमेंट करना है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर टू बैंक। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर टू बैंक। तो बैंक में तो मुझे देखेगा बाय डिबेंचर होल्डर ही, और ब्रैकेट में लिख देता हूं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। कितना था वो 12,000 का, ठीक है क्या सब लोग, पक्का। और कोई पेमेंट बाकी है क्या, और कोई पेमेंट बाकी है क्या। मैंने क्वेश्चन नहीं देख पा रहा हूं इसलिए मुझे बताओ और कोई पेमेंट बाकी है क्या। सब खत्म। अब फाइनली जो कैश बचेगा वो कैश किसको मिलेगा, या तो कैश का बैलेंस बचेगा ही नहीं, या बचेगा तो किसको मिलेगा, इक्विटी को। जरा बैलेंस करो, जरा बैलेंस करो। ओके 2,15,500 यहां बच रहा है, तो ये जो बैलेंस है वो किसको जाएगा, बाय ESH को जाएगा। अब देखो 2,15,500 में से 1,60 में ऑलरेडी लिख चुका था, तो इसलिए मैंने इसकी पोस्टिंग नहीं दिखाई थी यहां पर। तो ये 1,60 हटा रहा हूं यहां से, और ये मैं कर रहा हूं 2,15,500। ये समझ में आई क्या बात। आप चाहो तो इसको इस तरह से लिख सकते हो ताकि आपको बाद में ध्यान रहे। 160 प्लस 55,500, ये 55,500 नहीं बचेगा ना, डिफरेंस बताना, डिफरेंस इतना ही बचेगा ना, ऐड करना बराबर हो रहा ना 40 15 2,15,500। दिस 55,500 इज सरप्लस कैश, दिस 55,500 इज सरप्लस कैश। ठीक है क्या, ऐड करो कितना बराबर हो रहा है क्या, अकाउंट मैच कर रहा है क्या, देखो मैच हो रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट मैच
होना चाहिए। अच्छा, एक प्रैक्टिस और भी हो सकती है कि हमने वो जो रिएम्बर्समेंट वाला खर्चा था 2500 का, कहाँ गया वो, कैश कैश कैश, ये जो खर्चा हमने बेयर किया, तो ऐसा भी मान सकता था कि 10,000 पहले वाई से आए, फिर हमने पेमेंट कर दी है। मेरी बात समझ में आई? तो यहां पर पैसे आते, कैश अकाउंट डेबिट टू बाय, और मैं यहाँ पे पेमेंट कर देता उसका। ठीक है, मैंने मान लिया डायरेक्ट उसी ने पेमेंट कर दिया, हमने एंट्री घुमाई नहीं। समझ में आया क्या? हाँ जी, एक ही अप्रोच का मतलब? सर कोई समस्या नहीं आ रही है, अल्टीमेटली बिल इट बिलोंग्स टू ईएसएच ओनली। तो मैंने यहां से यहां ट्रांसफर किया है, कहाँ गया, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया 40,000, कहाँ गया, ये रहा। फिर ये बैलेंस यहाँ किया, इसकी जगह इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकता, तो ये अमाउंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता, कोई तकलीफ नहीं है सर। अल्टीमेटली एवरीथिंग इन द लास्ट बिलोंग्स टू ईएसएच। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा ना सर, वो तो लास्ट पैसा जो कैश एंड इक्विटी को मिलेगा, जो वो लास्ट ओनर है। सरप्लस जो बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचता है। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपका, सब करा दिया मैंने। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में भी अगेन सारी बुक्स बन गई अपनी। तो एज एन कंसेप्चुअली देखोगे ना, तो कंसेप्चुअली अमाल्गमेशन इज डन, इज ऑलमोस्ट डन। अब थोड़ा बहुत मैं जैसे अभी इंट्रिंसिक वैल्यू का आना बाकी है, तो मेथड्स ऑफ पीसी अलग अलग थोड़े से अलग अलग हो गए। नेट एसेट मेथड आता है एक, नेट एसेट मेथड के अंदर जब पीसी का कैलकुलेशन करते हो एसेट माइनस लायबिलिटी करके पीसी का कैलकुलेशन करना है। कंसेप्चुअली एंट्री वाइज अकाउंट वाइज इट इज डन। नाउ द वेरिएशन विल बी पीसी का कैलकुलेशन किस किस अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। मेरी बात समझ में आती है? सो क्वेश्चन ले आऊं क्या? ठीक है, अनुष्का एक मिनट है, मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, आप कॉपी कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, वापस हटा दूंगा। सो ये हो गया जनरल एंट्रीज अपन, ये क्या है? अच्छा, इसने एंट्रीज ही करी है। मुझे बताओ, अगर मैं आपको एंट्री करने को बोलता तो एंट्री कर सकते हो? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सारे असेट्स, लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की एंट्रीज, जनरल एंट्री तो बना सकते हो। मैंने अकाउंट खोला तो जनरल एंट्री तो बना सकते हो, बना लोगे ना? बन जाएगी ना एंट्रीज, तो एंट्रीज में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। ठीक है, फिर ये बहुत सारे आपको एंट्रीज दे रखी है, ये एंट्रीज अपन को बना लेते हैं। अपन अकाउंट खोल लिया है तो एक ही बात है, ये अकाउंट खोल रखा है, इसका 382,500 का प्रॉफिट है, अपना भी 382,500 का प्रॉफिट है। ठीक है, तो इसने अकाउंट बाद में वर्किंग नोट में खोल रखा है, मैंने पहले ही खोल दिया। एंट्रीज नहीं करके मैंने अकाउंट खोल दिया। आपने अकाउंट, अगर मैं आपको बोलूंगा आप एंट्रीज बना लो, तो आप भी एंट्रीज बना लोगे ना? ठीक है, बढ़िया। एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग, अच्छा इसने भी बनाया है। देखो मैं आपको बोल रहा था ना, एक एंट्री ये ऐसे बनाते हैं, तो ये पहली एंट्री बन गई। ठीक है, इधर देखो, ये एंट्री पहली बन गई, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ जेड। अब यहां जब अपन ने एंट्री करी तो अपन ने बिजनेस परचेज अकाउंट ही नहीं खोला, तो अभी जब ये वो एंट्री करता है सारे एसेट लायबिलिटी लेने की, तो वो बिजनेस परचेज अकाउंट को क्रिएट कर देता है। मेरी बात समझ में आई क्या? मेरी बात समझ में आई क्या? तो वो बिजनेस परचेज से कैंसिल होता है। मैं ये एंट्री जनरली नहीं करता, आप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, इसने सेम बनाया है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बढ़िया। सो बेसिक्स जो है अमाल्गमेशन के, वो आज के इलस्ट्रेशन के साथ समाप्त होते हैं। सब कुछ बेसिक बेसिक जो था वो खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर मिलेंगे, आगे के इलस्ट्रेशंस करेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।